वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। नीट 2026 एकेडमिक ईयर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 बायो सेक्शन का। इस लेक्चर सीरीज में हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे बायोलॉजी के, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11th एंड क्लास 12th। आज का पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये टॉपिक है चैप्टर एवोल्यूशन से, जो कि है क्लास 12th टेक्स्ट बुक में। अब आप कहेंगे कि मैम ये बीच से क्यों शुरू कर रहे हो? या तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर से शुरू कीजिए, या तो क्लास 12 के, यहाँ से क्यों? ये सारी लेक्चर सीरीज़ का एक ही मकसद है, वो है आप ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप समझिए। बायोलॉजी भले ही एक स्टोरी जैसी लगे आपको कि इसको तो सिर्फ मगअप करना है, लेकिन इसमें एक कॉजुअलिटी रहती है कि अगर आप शुरू करें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ से शुरू करके हाउ दिस लाइफ इवॉल्व्ड एंड डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीशीज एंड व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये सब कुछ एक लॉजिकल थ्रेड में, राइट क्रोनोलॉजी में अगर आप सीखें तो आपको बहुत एफर्टलेस हो जाएगा ये लर्निंग प्रोसेस। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है जो बायोलॉजी में हमें सीखनी पड़ती है, वो होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन रिलेशन। ये स्पेशली तब आपको यूज़फुल होगा जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी। अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो फंक्शनल डिफेक्ट भी दिखेगा, जो कि बेसिस होता है पैथोलॉजी का। ये क्रोनोलॉजी आपको हेल्प करेगी सारे सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ लिंक करने में, इंटीग्रेट करने में नॉलेज को, और उसे इम्प्लीमेंट करने में। हम स्ट्रिक्टली एनटीए सिलेबस को फॉलो करेंगे। आज फर्स्ट टॉपिक ये है, और मैं सारा चैप्टर एक साथ नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप देखिए नीट एग्ज़ाम में कभी भी पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अपने अप्रोच को ऐसा बनाएं कि एक टॉपिक को 100% प्रिपेयर करें, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियरली एकदम छप जाने चाहिए, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ताकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका 100% रेडी हो जाए। इस तरह से हम सारे टॉपिक करेंगे इंडिविजुअली, ओके, और सारे 32 चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स इसी तरह से कवर होंगे। यही मेरा अप्रोच रहेगा इस लेक्चर सीरीज़ में। लेक्चर वीडियो का आउटलाइन कुछ ऐसा होगा। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ओके, और उसके बाद हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लाइंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसे हम धमाका कहते हैं, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। और ये कब हुआ था? टेक्स्ट बुक में दिया है 20 बिलियन ईयर्स, और अब ये अपडेट हो चुका है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं और न्यू टेक्नोलॉजी से हम बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजर कर पा रहे हैं। तो न्यू एज है ये। अब बिग बैंग से पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं था। अगर आपने दूरदर्शन पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का टाइटल सॉन्ग सुना हो, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, एक्सेप्ट एक सिंगल एंटिटी थी, ओके, जिसमें स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर सब एक साथ इसी के अंदर समाया हुआ था। ये बहुत डेंस थी, इन्फिनाइटली डेंस एंटिटी। ये कहा जाता है कि ये साइज एक पिन हेड के जितना था, और इसी वजह से ये विस्फोट इतना बड़ा और भयानक और शक्तिमान हुआ। एंड इसके बाद यूनिवर्स के ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट, बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन और हीलियम बने। अब देखिए ये इतना आसान नहीं है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ लिखा गया है कि सम टाइम लेटर। ये लेटर कितना लेट है? एक दिन, या एक हफ्ता, या एक साल? कितना लंबा है ये टाइम? बिग बैंग के बाद पहले न्यूक्लियाई बना, हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स अगर एक सिंगल प्रोटॉन होगा तो वो बन जाएगा हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, अगर दो प्रोटॉन्स रहेंगे तो बन जाएगा हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये बना था
3 से लेके 20 मिनट के अंदर बिग बैंग होने के बाद, जिसे हम कहते हैं फेज ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस। एंड हाइड्रोजन और हीलियम एटम बनने में, दैट मीन्स जो प्रोटॉन है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन आना, सिर्फ इतना सा सिंपल सा चीज, ये इवेंट होने में 380,000 ईयर्स लगे। तो न्यूक्लियाई से एक एटम बनना भी बहुत टाइम लेता है। तो इस चीज को आप समझिए कि टाइम कितना स्लोली बीतता है इवेंट्स होने में, कॉस्मिक इवेंट्स होने में। जब तक एटम नहीं बने थे तब तक जो फेज था उसे कहते हैं ओपेक प्लाज्मा स्टेट, उसमें कंप्लीट डार्कनेस थी। और जब हाइड्रोजन बना तो उसके बाद फ्यूजन रिएक्शंस हुए। तो सन में भी देखिए हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं और दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनते हैं। इस रिएक्शन में बहुत एनर्जी रिलीज होती है, रोशनी बनती है, और इसी वजह से हाइड्रोजन एटम बनने के बाद यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बना। सो एनीवे, ये सब इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन और हीलियम बने। कब बने? सम टाइम लेटर। देन एक और लाइन है एनसीईआरटी में जो कहती है कि यूनिवर्स इज ह्यूज। तो ह्यूज का क्या साइज है? गिव मी अ नंबर। तो वो नंबर है 10 to the power 26 meters। दिस इज द साइज ऑफ यूनिवर्स। हाइड्रोजन एटम बनने के बाद अब गैसेस बननी शुरू हुई, और उन क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट को कहा जाता है गैलेक्सीज। सो काफ़ी गैलेक्सीज हैं। अगेन ये नंबर दिया नहीं गया है टेक्स्ट बुक में। 200 बिलियन टू 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सीज का नाम है मिल्की वे। देखिए ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में: बिग बैंग रिलीज्ड गैसेस दैट कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड गैलेक्सीज दैट कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। हाइड्रोजन फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था, प्री रिक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैस क्लाउड्स। इसलिए मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन पहले दी है कि बिग बैंग होने के बाद हाइड्रोजन और हीलियम बने। और उसके बाद क्या हुआ, स्टार्स कैसे बनते हैं? ऑफ कोर्स वो ब्राइट होते हैं, लाइट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो। तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, इस रिएक्शन की वजह से उसमें इल्यूमिनेशन हो रहा है। और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय डस्ट। ये जो डस्ट है, ये जो घर में डस्ट हो जाता है वो डस्ट नहीं है। दिस इज बेसिकली अ टर्म गिवन फॉर मेटल एंड रॉक्स। ओके, सो अगेन आपको सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूनिवर्स एक्सपैंडेड। अब अगर सारी हीट एनर्जी आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो टेम्परेचर उसका हाई रहेगा, और जब एक्सपेंशन होने लगेगा तो अब वो एनर्जी फैल रही है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी डाउन होने लगेगा, उसमें ड्रॉप दिखेगा। ओके, सो ये है कॉज और ये इसका इफेक्ट है। यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड देयरफॉर टेम्परेचर केम डाउन। देखिए इस लाइन पे बेस्ड एक एजर्शन और रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला एजर्शन स्टेटमेंट है: बिग बैंग थ्योरी सेज दैट यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। ऑफ कोर्स दैट उसमें जो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि वो एक्सपेंशन आज तक हो रहा है। एंड रीजन स्टेटमेंट सेज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कॉज्ड द डिक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, और ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। ओके, ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर 1। अब यूनिवर्स बन गया है, अब हम बात करेंगे अर्थ कैसे बना, ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए एक कंपैरिजन देखिए, हमने डायमीटर ऑफ यूनिवर्स कितना था? 10 to the power 26 meters। तो एक स्टेटमेंट आपको दिखेगा एनसीईआरटी में: अर्थ इज जस्ट अ स्पेक इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स। ये है अर्थ का साइज। अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। यूनिवर्स वॉज फॉर्म 13.8 या फिर 20 बिलियन जो एनसीईआरटी में दिया है, और अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स। ये भी आप टाइम गैप देखिए, और इस बात को समझिए कि कॉस्मिक इवेंट्स स्लोली होते हैं।
बहुत स्लोली होते हैं. Earth, initial Earth had no atmosphere, and the gases which were present in Earth were water vapor. So water was, because of high temperature, वो vapor phase में था water. And methane, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया. इसको तो आप एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द गैसेस विच वेर प्रेजेंट ऑन प्रिमिटिव अर्थ. सो अर्थ के बाद, अर्थ बनने के बाद उसमें लाइफ बनेगी, तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे जो कि लाइफ को फेवरेबल, वो कंडीशंस ऐसी रहेंगी जिसकी वजह से लाइफ इवॉल्व हो पाए. तो वो कंडीशंस अब हम समझते हैं. सो बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं था तो यूवी रेज इजीली एंटर कर रही थी अर्थ में, और इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर वेपर में वाटर मॉलिक्यूल, ये स्प्लिट हो रहा था into oxygen and hydrogen. Hydrogen being light will go up, and oxygen will in turn, with further action of UV rays, this will split. अभी ऑक्सीजन में दो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो जब ये स्प्लिट होगा, इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स रिलीज होंगे, तो वो फिर से कंबाइन होंगे और O3 बनेंगे. ये O3 क्या होता है? ये होता है ओजोन. सो ओजोन की लेयर अर्थ के चारों तरफ इस तरह से बन गई. तो इस ओजोन की वजह से अब हमारे पास एटमॉस्फेयर आ गया. एक और फायदा ओजोन का ये होता है कि भले ही ये यूवी रेस से बनती है, लेकिन ये खुद यूवी रेस को ब्लॉक करना शुरू कर देती है. सो इस वजह से कंडीशंस और फेवरेबल होने लगी. ओजोन फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. देन ये ऑक्सीजन, एमोनिया और मीथेन इनके साथ रिएक्ट करके और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए, और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और अदर गैसेस. अब ये जो वाटर एक्स्ट्रा बना, दिस, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि यूवी रेज, टाइम भी बीत रहा है तो धीरे धीरे टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, उस वजह से अब वाटर जो वेपर फेज में था उसका कंडेंसेशन होना शुरू हो गया है. तो दिस विल come down as water, liquid water, and it started filling the craters. craters होते हैं जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट हो रही है मीटियोर्स की और कॉमेट्स की. सो उस वजह से जो गड्ढे बनते हैं उसमें वाटर फिल हो गया, तो अब बन गए वो ओशियन. सो फॉर्मेशन ऑफ ओशियन अगेन इज इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर लाइफ, origin of life. So ozone and water both are favorable conditions for life. And because अभी टाइम भी बीत गया है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, तो लो टेम्परेचर अगेन फेवर्स लाइफ. सो अर्थ पे अब सब फेवरेबल कंडीशंस हो गई हैं. ओजोन बन गया है, वाटर बन गया है, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया है, तो ये सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं फॉर लाइफ टू ओरिजिनेट. सो अब हम तीन अलग अलग थियोरीज देखेंगे. सो पैनस्पर्मिया, पैन का मतलब होता है हर जगह, स्पर्मिया मीन्स स्पोर्स. सो ऐसे स्पोर्स जिनके अंदर लाइफ है, ये स्पेस में ट्रैवल करके अर्थ में एंटर करते हैं, और इस तरह से, इस थियोरी के हिसाब से, अर्थ में लाइफ का ओरिजिन हुआ. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई चीज़ जो स्पेस में ट्रैवल कर सके, दैट मीन्स वैक्यूम को टॉलरेट कर सके और ऑक्सीजन के बिना रह सके एनारोबिक कंडीशंस में. और जब कोई भी चीज़, आपने देखा होगा स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ में एंटर करता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो इतना फ्रिक्शन होता है कि उस फ्रिक्शन से हीट एनर्जी रिलीज होती है, आग तक लग जाती है. ओके, सो दैट पर्टिकुलर स्पोर जिसकी हम बात कर रहे हैं पैंसपर्मिया में, वो वैक्यूम और एनेरोबिक कंडीशन के साथ साथ फ्रिक्शन को टॉलरेट कर पाए और उतने हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर पाए. ऐसी कोई चीज़ हो, उसका हम प्रूफ कैसे जनरेट करेंगे? तो इस थियोरी में कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इकोलाई या सैल्मोनेला टाइफी या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, तो मुझे पता है कि मुझे कौन से ग्रोथ मीडियम, क्या कंपोजिशन होगा मीडियम का, मैं उसे 37 डिग्रीज पे रखूँगी, 24 आवर्स, 48 आवर्स, इतने टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी. तो मुझे उसके ग्रोथ कंडीशंस पता हैं.
लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो इस एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर सर्वाइव भी कर रही है तो हम उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है पांसपर्मिया का। अब इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ क्या है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसे अटेम्प्ट कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। इसे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। द थियोरी दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ केम फ्रॉम आउटर स्पेस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ मून सॉइल, मीटियोराइट, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मीटियोराइट। सो जो उल्का पिंड, टूटता हुआ तारा स्पेस से अंदर आ रहा है और अर्थ में लैंड होता है, तो वो एक तरीका है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम आउटर स्पेस कैन एंटर अर्थ एंड दे आर द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इसका जब केमिकल एग्जामिनेशन किया गया तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं। तो ये हम केमिकल एवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ेंगे कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो न्यू नाइट्रोजन बेसिस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, शुगर्स हैं, ये सब मिलकर के फ्यूचर सेल बना पाते हैं। तो प्रिकर्सर ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इसे कहते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन मीटियोराइट में भी दिखा है। तो ये एक इनडायरेक्ट प्रूफ है। अगेन उसमें जो भी, अगर उसमें कोई ऑर्गेनिज्म होगा भी जो ये सब टॉलरेट कर सकता है, हम उसे कल्चर नहीं कर सकते, इस वजह से एक डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। सो सेकेंड थियोरी आती है थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऐसे तुरंत मैजिक की तरह कुछ ओरिजिन हो जाए। और इसका उस समय जब ये थ्योरी प्रपोज की गई थी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो अगर आपने कोई भी खाना 2-3 दिन तक बाहर रखा है तो उसमें ग्रोथ होने लगती है, वो ख़राब होने लगता है। सो इसको डिसमिस करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं लुई पैस्चर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। सो सिंपली एक फ्लास्क में मीडियम को अच्छे से बॉईल कर दिया ताकि उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं, और उसके बाद जो इसका नेक था उसको ऐसे बेंड कर दिया है। ओके, तो अब ये अगर ओपन भी है तो एयर एंटर करती है, लेकिन जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ सेटल हो जाएंगे। सो क्लीन एयर एंटर करेगी तो उसमें कोई कंटेमिनेशन होगा ही नहीं। तो ये फ्लास्क एज इट इज़ रहेंगे। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो ही नहीं रहा है। और इसी को प्रूव करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं इसलिए ग्रोथ होती है, तो इन्होंने क्या किया, एक और फ्लास्क जो कि सिमिलरली बॉइल्ड था, स्टेरिलाइज्ड था, अब उसका नेक ब्रेक कर दो। तो नाउ द स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर दे कैन फॉल डाउन और यहाँ ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सेम फ्लास्क थे, यहाँ आपने एयर को इनडायरेक्टली एंटर करने दिया ऐसे, तो स्पोर्स यहाँ सेटल हो गए। यहाँ पर डायरेक्ट एंटर हो रही है एयर, तो स्पोर्स आराम से अंदर मीडियम को फॉल हो रहे हैं मीडियम पे, और इस तरह से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने सिंपली प्रूव कर दिया, डिसमिस कर दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज नॉट पॉसिबल। So life always comes from some pre-existing cell. अब जो थर्ड थियोरी है दैट इज थियोरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। So chemical evolution means living cells came from non-living chemicals. The theory was proposed by two scientists, Oparin and Haldane. First form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules. तो जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर बायोमॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर के सेल बनाते हैं। सो इस थ्योरी का एक आउटलाइन समझिए। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसमें से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर वो एग्रीगेट होंगे सब आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंड उसके बाद एक सेल की क्रिएशन होगी। सो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं यूरे मिलर्स एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ओनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट लिखा गया है, बट ये दो साइंटिस्ट ने मिलके किया था, यूरे एंड मिलर।
सो ये देखिए एक छोटा सा अर्थ रिक्रिएट किया गया है। ओके, यहाँ जो गैसेस की कंडीशन है मैंने पहले भी डिस्कस की थी, मीथेन, एमोनिया और वाटर वेपर और हाइड्रोजन, ये कॉम्बिनेशन प्रिमिटिव अर्थ पे था एटमॉस्फेयर में। तो यही उन्होंने इसमें फिल किया क्लोज्ड फ्लास्क में, और हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया। टेम्परेचर की वैल्यू है 800 डिग्री सेल्सियस, इसे आप प्लीज़ नोट डाउन करना। और ये ये गैसेस का कॉम्पोजिशन ऑल्सो। और लाइटनिंग स्पार्क्स होता था तो उसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट चला 1 हफ्ते तक। सो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बने वो कलेक्ट किए गए नीचे वाटर में, और इस वाटर की एनालिसिस की गई। तो उसमें पाया गया कि अमाइनो एसिड्स बन गए थे 1 हफ्ते के अंदर। ओके, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि उस कंडीशन को एकदम एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर रहा है, और इसीलिए इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स मिले। अब इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, इसे आप ट्राई कीजिए। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। सबसे पहले अगर आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ध्यान देना चाहिए टेम्परेचर पे। तो क्या ये करेक्ट है? 600, 600 करेक्ट नहीं है, तो इसे आप पहले ही स्ट्राइक आउट कर लीजिए, ये ऑप्शन होगा ही नहीं आंसर। अब 800 में अब गैसेस के ऊपर फोकस कीजिए। ये क्या है? मीथाइल, और ये है मीथेन। सो मीथाइल इज टोटली रॉन्ग, तो यहीं पर ही आपका ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। तो ओनली ऑप्शन जो बचा है वो है ऑप्शन नंबर 3, मीथेन, हाइड्रोजन, एमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये कॉम्बिनेशन क्लोज फ्लास्क में था, तो 1 हफ्ते के अंदर अमाइनो एसिड का क्रिएशन हुआ। एंड अमाइनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। सो दिस इज हाउ हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मिल गया थियोरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन की। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड? फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सिमिलर एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट ने भी किए, और उन्हें क्या क्या मिला? शुगर, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुगर से पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, नाइट्रोजन बेसिस से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं जिसे हम डीएनए आरएनए कहते हैं। ओके, फैट से आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बन जाता है। तो सब कुछ है हमारे पास एक सेल बनाने के लिए। ओके, एनालिसिस ऑफ मीटियोराइट, ये पॉइंट भी आ रहा है यहाँ पर। मीटियोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स। सिमिलर कंपाउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. So with this limited evidence, so evidence हमें मिल गया है यहाँ पर, the first part of the conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted. So this is the theory which is accepted, क्योंकि इसमें एविडेंस मिल गया है हमें। तो उसके बाद देखिए, नॉन सेल्यूलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स पहले आई, एंड सेल्यूलर लाइफ 2000 मिलियन को आप बिलियन में कन्वर्ट कीजिए तो 2 बिलियन हो जाएगा ये। तो ये है फिर से समरी है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ? 13.8, जो कि लेटेस्ट वैल्यू है टेक्स्ट बुक के हिसाब से 20 बिलियन ईयर्स। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई? 4 बिलियन ईयर्स एगो। Origin of non-cellular life 3 billion years ago, and origin of cellular life 2 billion years ago. तो यहाँ पर ये जो आपको है ये वाला वैल्यू, ये सिंपली अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो जिरकॉन्स हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में दिखा बनता है वो उसके ट्रेसेस मिले हैं, और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी कुछ बैक्टीरिया के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं और कार्बन डेटिंग रिकॉर्ड्स मिले हैं। तो उस वजह से ये एक इंडिकेशन है। तो इसीलिए आप शुरू में देखेंगे एनसीईआरटी में ये लाइन भी मेंशन्ड है कि लाइफ ओरिजिनेटेड 4 बिलियन ईयर्स एगो। सो अब हम क्विकली एनसीईआरटी की लाइंस चेक कर लेंगे। ओके, सो फेस योर बुक, प्लीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए ताकि आप एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइंस को मार्क कर सके, अंडरलाइन कर सके, तो आपको कीवर्ड्स का एक आइडिया मिल जाएगा।
सो मैंने दोनों कंपेयर किए हैं कि एग्जैक्ट उसमें लाइन बाय लाइन दोनों सेम है या नहीं। सो पैराग्राफ वन, सो इसमें ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर सेक्शन के तो सब पैराग्राफ्स सेम है न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में। सो पैरा वन में आपको ये दो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सो देखिए, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। And what is evolution? Evolution is the change in the flora and fauna that have occurred over millions of years on earth. So चेंज को आप ध्यान से आप इस पे ध्यान देना कि चेंज जब होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी चीज़ें उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, नहीं। चेंज इस तरह से होता है कि न्यू चीज़ ऐड होती है और सब को एग्जिस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ में इतने रिसोर्सेज हैं कि सारी डाइवर्सिटी को वो अलाउ कर सकती है साइमल्टेनियसली ग्रो करने के लिए। पैराग्राफ टू में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स एंड दे आर ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे। सो स्टेलर का मतलब क्या होता है? स्टार होता है। How stellar distances are measured? They are measured in light years. The distance traveled by light in 1 year. So 1 light year कैसे कैलकुलेट किया जाता है? So लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर्स। अब ईयर को भी हमें सेकेंड में डिनोट करना होगा, तो 1 ईयर को सेकेंड्स में इस तरह से लिखा जाता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतने सेकेंड्स मिलेंगे, 31,536,000 सेकेंड्स। अब आपको इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। So this is 1 light year. So just for your information, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो है 4.24 लाइट ईयर्स अवे, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये हमारी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में। और जो फारदेस्ट है, सबसे दूर, वो है एरेंडल स्टार, सनराइज आर्क गैलेक्सी, 28 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। और ये तो अब इसकी करेंट डिस्टेंस है, जब उसमें से लाइट शुरू हुई थी वो हुई थी 12.9 बिलियन ईयर्स एगो। इसीलिए कहा जाता है कि हम पास्ट को देख रहे हैं जब हम स्टार को देख रहे हैं। ये कन्वर्जन्स हैं, 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन एंड क्वाड्रिलियन। कितने जीरोस होते हैं इन वैल्यूज में? थर्ड पैराग्राफ, यूनिवर्स इज वास्ट एंड दिस इज द एज ऑफ यूनिवर्स। What does Big Bang Theory states? It helps to explain the formation of the universe after an explosion, and huge clusters of galaxies comprise the universe. So next paragraph में, universe expanded, temperature came down, hydrogen and helium were formed, then the gases condensed under gravity, and earth was formed 4.5 billion years back. When was earth formed? ये क्वेश्चन अगर आ सकता है इस पैराग्राफ से। नेक्स्ट वन, नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ एंड दीज वेर द गैसेस, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड, लाइफ appeared 500 million years back. So that means 4 billion years ago. So वही ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्क्राइब अर्ली एटमॉस्फेयर। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैंसपर्मिया किसने प्रपोज की थी? ग्रीक थिंकर्स ने, पैंसपर्मिया। एंड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन सेकेंड थ्योरी है। सो पैंसपर्मिया, व्हाट इज पैंसपर्मिया थ्योरी? नेक्स्ट पैराग्राफ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लुई पैस्चर्स एक्सपेरिमेंट दैट लाइफ ओनली केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ।
He dismissed the theory of spontaneous generation. Spontaneous generation theory was dismissed. और नेक्स्ट वन है ओपेरिन एंड हेल्डेन theory of chemical evolution. Life could have come from pre existing non living organic molecules. और ये है कंडीशंस ऑफ अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ. व्हाट इज ओपेरिन एंड हेल्डेन थियरी? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने इसके नीचे इसका आंसर भी लिखा है जो सेम हमने डिस्कस किया था. देन मिलर्स एक्सपेरिमेंट. ये हैं कंडीशंस फॉर द एक्सपेरिमेंट. सो मिलर एक्सपेरिमेंट का ईयर है 1953. टेम्परेचर मेंटेन किया था 800 डिग्री सेल्सियस पे. सेटअप क्या था? क्लोज्ड फ्लास्क जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे. देन गैसेस के कॉम्बिनेशन क्या थे? मीथेन, हाइड्रोजन, एमोनिया एंड वाटर वेपर. क्या ऑब्जर्वेशन थी? फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड विद इन 1 वीक. मीटियोराइट के भी सिमिलर कॉम्पोजिशन होते हैं, इंडिकेटिंग केमिकल एवोल्यूशन इज हैपनिंग समवेयर एल्स एज वेल. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ कब इवॉल्व हुई? 3 बिलियन ईयर्स बैक. एंड सेल्यूलर लाइफ 200 मिलियन. इसको बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बिलियन ईयर्स हो जाएगा. यही टाइम पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं. अब देखिए केमिकल एवोल्यूशन हो रहा है तो नॉन लिविंग केमिकल से लाइफ क्रिएट हो रही है. तो इसका जो ओपेरिन हेल्डेन थियरी है, जो थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन है, उसको हम ए बायोजेनेसिस कहते हैं. ए का एक नेगेटिव यहाँ पर वर्ड है. ए मतलब नहीं, बायो तो सेल से नहीं जनरेट हुई हैं, नॉन लिविंग से जनरेट हुई हैं. इसलिए इस थियरी को हम ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज. इस पे ध्यान देना. टेक्स्ट बुक में ना स्पेलिंग मिस्टेक है, वहाँ पर ए अलग से लिखा गया है और बायोजेनेसिस अलग से लिखा गया है. वो एक प्रिंटिंग एरर है. एक्चुअली वो होना चाहिए ए बायोजेनेसिस, वन सिंगल वर्ड है वो. ओके, इस पे आप ध्यान देना, ठीक है. क्योंकि हम कह ही नहीं सकते ना, हम तो प्रूव कर रहे हैं. यूरिया एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट यही प्रूव कर रहा है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने और वो एग्रीगेट होकर के सेल बने. तो नॉन सेल्यूलर से सेल बने हैं. तो नॉन सेल्यूलर के लिए हमें ए बायोजेनेसिस टर्म यूज करना पड़ेगा. सो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी इज लाइफ इवॉल्व फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पर एंड होता है ये पर्टिकुलर टॉपिक. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. And thank you so much for watching my video. Stay tuned for other topics.